आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि बहुत अच्छा आर्टिकल है इंडिया टुडे का कि क्या वाकई में खोमेनी ने सबसे झूठ बोला, ईरान ने सबसे झूठ बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है आज आपको पता चलेंगी। और क्या आपको पता है कि ईरान इजराइल वॉर की असली वजह क्या है? बाराबंकी। बाराबंकी से वॉर शुरू हुआ है दोस्तों। अगर बाराबंकी लखनऊ के पास पड़ता है ना, तो कभी ये वॉर नहीं होता, क्योंकि जो रोहिल्ला खोमेनी थे, जो 1979 में क्रांति लेके आए थे, उनके दादाजी बाराबंकी से थे। सैयद अहमद मुसावी हिंदी 1830 में वो इराक गए और उनके पोते हैं रोहिल्ला खोमेनी। तो अगर वो इराक नहीं जाते, और आज भी उनका परिवार यहाँ पे रहता है, वो बहुत ही प्राउडली कहता है कि ये हमारे परिवार से। तो देख रहे हो भैया, भारत ने कहाँ कहाँ रूट्स कहाँ कहाँ इंडिया के। चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। कॉम्बो है ये, मात्र 500 रुपये का। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। एक चीज़ मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कोर्स से सर आप बेच रहे हो, कोर्स सेल करने आ गए हो। मेरे भाई, आज मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ तुमसे। तुम चाहते क्या हो? तुम लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप लोग क्या चाहते हो? ठीक है, यही कोर्स आपको 1.5-2 लाख रुपए के मिलेंगे। सेम चीज़ आप कोई सेमिनार अटेंड करेंगे, जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट से एक सेशन जो है ना 2-2 हज़ार रुपए का होता है। हमने इतने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है 200 रुपये में, 300 रुपये में। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है दोस्तों, कोई बैकिंग नहीं है। यही चीज़ अगर कोई आपको 1 लाख रुपए देगा, आप हंसते हंसते ले लोगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। हमको सर्वाइव करना है, हमारी एक पूरी टीम है। हम जितना आपको ज्ञान देते हैं तो उसके पीछे मेहनत लगती है। यूट्यूब का रेवेन्यू है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि इतनी बड़ी टीम को हम लोग, और आप ही लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो ये कोर्स, सबसे पहली चीज़, हम पूरे भारत में पहुंचना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर एक इंसान जिसके पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी महंगी चीज़ों का, जिसका एक्सेस खाली एलीट लोगों के पास था, वो आपको मिले। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक टीम का खर्चा होता है, उसमें भी हम कुछ नहीं है, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हम नहीं लेते फंडिंग, हम बिल्कुल अकेले चल रहे हैं। उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। खैर, मैं इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन मैंने कहा कि ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। और ये हर कोई कर रहा है, हर एक इन्फ्लुएंसर कर रहा है। तो भाई, ये आपके भले के लिए ही हम करते हैं। और इतने ज़्यादा लोगों को, इतने ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिला है हमारे इतने सारे कोर्सेज से कि किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो 200-300 रुपये के जितने का आप एक पिज्ज़ा या मूवी देखोगे, उतने के कोर्सेज है हमारे। तो थोड़ा सा यार, इतना तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आप समझदार होंगे ही। बाकी ईरान ने फतवा इशू किया था। देखिए, अब इसका मतलब क्या है। देखिए, ईरान एक शिया नेशन है, और अगर हम ईरान की बात करते हैं तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं। पर्शिया ने ना साइंस गजबी कंट्रीब्यूशन दिया है। आप विश्वास नहीं करोगे, अल है ना, अल जबरा, ठीक है ना, एल्केमी, अल, भारत से सीख के। देखिए, भारत कभी मार्केटिंग नहीं करता है, और वो हमेशा से नहीं करता, ये हमारी फितरत में है। हम ज्ञान देते हैं, हम उसका ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। ये यहाँ पे आए सीखने, जितने भी पर्शियन, क्योंकि भारत एक सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था, और यहाँ से सारा ज्ञान लेके गए, और उसके बाद उन्होंने यूरोप, पूरी दुनिया को दिया, फिर यूरोप ने वो ज्ञान लिया, और आज वो अपना बता रहे। अच्छा, जो पर्शियंस आए थे यहाँ से, जो ज्ञान सीख के गए थे, उनकी मंशा कोई बुरी नहीं थी, वो तो स्टूडेंट थे, और उन्होंने ये माना भी है कि भैया हाँ, ये ज्ञान यहाँ से निकला है, समझ रहे। लेकिन 1979, अब ये बहुत लंबे समय से चला वेस्टर्न पावर्स में, बट 1979 में चीज़ें एकदम बदल गई, कट्टरता आ गई, तो जो लिबरलिज्म था वो चला गया। आज भी ईरान में एक साइंटिफिक कल्चर है। आज अगर दोस्तों रेफरेंडम होता है ना ईरान के अंदर शहरों में, तो शहर वाले 110% रजीम के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन गांव वाले, वहां पे कट्टरता है, क्योंकि वो उनका तब कुछ, वो भेड़ चरा रहे, बकरी, और उनका इतना पढ़ाई लिखाई से लेना का कोई वास्ता नहीं है, वो अगेंस्ट में करेंगे, ठीक है, ये बात सच है। अब इसी दौरान दोस्तों एक फतवा इशू किया जाता है सुप्रीम लीडर द्वारा। आयतुल्ला अली खोमेनी ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। आप विश्वास, ये ईरान का जो, ये सॉरी, ये अली खोमेनी जो है, अभी न्यूक्लियर वेपन पे ही जो है वो इजराइल ईरान वॉर चल रही है, लेकिन ईरान ने इससे तौबा की हुई है, एक फतवा इशू किया। अब ये 2004 में, 2004 में इसका ओरिजिन होता है। हसन रूहानी, आपको पता है ना, ये 7th प्रेसिडेंट थे 2013 से लेकर 2021 ईरान के। फिर इब्राहिम रईसी, जिनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद अभी मसूद पजश्कियां, लेकिन प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं होता है।
आपको बता दो कि ईरान एक थियोलॉजी यानी कि एक धार्मिक देश है। यहां पे प्रेसिडेंट जो है ना, जो प्रेसिडेंट बनता है, कोई भी कंट्रोल नहीं है उसका। वो खाली फाइनेंस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। जो मेन इनकी सेना है वो है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल, आईआरजीसी, या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल। ये जवाबदेह हैं सुप्रीम लीडर को। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट नॉमिनेशन भी होता है ना, उसमें भी आप सुप्रीम लीडर पर्सनली आपका इंटरव्यू लेते हैं। खोमेनी जो है आपका पर्सनली इंटरव्यू लेंगे और आपको ये सिद्ध करना होता है कि हाँ भैया हमारे अंदर धर्म है, ठीक है, हम सब कुछ इस्लाम के हिसाब से कर रहे हैं। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव तक लड़ सकते हो। तो प्रॉपर इंटरव्यू होता है। और इनके प्रेसिडेंट के पास मेन आईआरजीसी है, आर्मी जो है, जो मेन आर्मी वो बॉर्डर पे लगी हुई है, उसका कोई काम नहीं है। इनकी नेवी अच्छी नहीं है, इनकी एयरफोर्स और इनकी जो आर्मी है वो खाली नाम की है। मेन ईरान का आईआरजीसी है जो कि सुप्रीम लीडर के अंडर है। तो ये प्रेसिडेंट रहे हसन, शिया वकील भी थे, लॉयर थे, ठीक है। तो क्योंकि फैसला वहां पे सब धर्म के हिसाब से होता है। तो अब इन्होंने उस समय फतवा एक इंट्रोड्यूस किया था, जाहिर सी बात है उसमें सुप्रीम अली खोमेनी ने इसको क्योंकि देखिए 1989 में भाई क्या हुआ कि रोहिल्ला खोमेनी का देहांत हो गया। उसके बाद इनके जो टॉप 5 स्टूडेंट्स में से एक थे अली खोमेनी। और अभी देखिए एक छोटी सी काउंसिल होती है 12 आयतुल्ला की, है ना, तो उसमें आपको जगह मिलती है। अब उसके लिए भी काफ़ी वो लंबा प्रोसेस होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव या धार्मिक, जैसे पोप का तो सामने है कि पोप कैसे चुने जाते हैं, खोमेनी कैसे चुने जाते हैं नहीं पता, अभी तक किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो अब सुप्रीम लीडर जो है, इन्होंने एक फतवा इशू किया था। अब इन्होंने क्या बोला था, अली खोमेनी बोलते हैं कि भैया न्यूक्लियर बॉम्ब अगर हम एक्वायर करते हैं तो वो गलत है, ये गलत है। और ये फतवा जो है इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनपीटी। आपको पता है कि ईरान ने एनपीटी साइन किया था, है ना। और अब एनपीटी क्या करता है, एनपीटी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। न्यूक्लियर प्रोफिलरेशन ट्रीटी, ये 1969 में आई थी। आज हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। 1969 में आई, क्यों आई, क्योंकि यहां पे जो परमानेंट 5 हैं उनको डर लगने लगा कि अब न्यूक्लियर रेस बढ़ती जा रही है। चाइना, जैसे ही चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन तो ये पूरी दुनिया के पास आ जाएगा। तो हमको एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है कि अब न्यूक्लियर वेपन ना हो। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। भारत कोयले से बिजली बनाता है, फ्रांस 90% पूरी एनर्जी अपनी न्यूक्लियर से बनाता है। तो जिस दिन आपके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, जिस दिन आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, आप मतलब वारे न्यारे हो गए आपके। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो आप बिजली के लिए यूज करते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब में फर्क होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो ईरान के साथ प्रॉब्लम है, इसमें होता है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब क्या है, U-238, U-238 एक यूरेनियम होता है ना, आइसोटोप होता है यूरेनियम का, ये इंप्योर होता है। इससे बनाया जाता है U-235 जो कि प्योर होता है। मतलब अब क्या होता है कि ऐसे बहुत बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज होते हैं, गाढ़ा किया जाता है यूरेनियम को, मतलब जैसे होता है ना मथनी, एक तरीके से मथा जाता है, वो घूमते रहते बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिल्डिंग के बड़े बड़े जितने, ठीक है ना। तो उससे U-235 निकलता है। अब अगर मान लीजिए कि 10 से 15% तक यूरेनियम इनरिच हो गया तो आप अब इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। 30% तक एनरिच हो गया तो आप बिजली बना सकते हैं इससे, और 60% तक हो गया तो आप इससे एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तो एनपीटी क्या करता है, एनपीटी ने यह कहा कि 1969 में कि जो भी इसको साइन करेगा हम सबको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, हम सबको न्यूक्लियर, अगर आपको मटेरियल चाहिए वो भी देंगे, आप आ जाओ साइन करो। बदले में आपको हमको यह आश्वासन देना पड़ेगा कि आप कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे, आप कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। फिर उसके बाद आपको हमको यह आश्वासन देना पड़ेगा कि हम IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, हम सारे लोग आपके यहाँ आएंगे और आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखेंगे, और अगर हमको कुछ गड़बड़ मिलेगा तो हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना, और उस हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ईरान ने और नॉर्थ कोरिया तक ने इसको साइन कर दिया था, ठीक है ना। ये सब हुआ है। अब दोस्तों क्या है कि ये सब तो हुआ, बट 1979 में ईरान में आ जाता है रेवोल्यूशन। अब उसके बाद भी वो एनपीटी से बाहर नहीं निकला। लेकिन अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका ने, आपको बता दूं कि एक टाइम ऐसा आया था, क्योंकि 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक वॉर चली थी। तो ईरान ने अमेरिका की मदद मांगी थी कि जो आप हथियार छोड़ गए उसके स्पेयर पार्ट्स दीजिए, ठीक है। अब जब ये मदद मांगी गई तो फिर उसके बाद अमेरिका ने ये काम किया और उस समय इसराइल ने भी मदद की। तो ये लंबा चला, काफ़ी लंबा चला, बट धीमे ये चुपके चुपके जो है, कहा जाता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते रहे, क्योंकि एनपीटी के तहत तो एनपीटी ने इनको मटेरियल दिया था। उसके बाद पाकिस्तान पूरी ब्लैक मार्केटिंग करके रखा हुआ था कि आ जाओ भैया, जिसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हमारे पास आ जाओ।
तो उस समय इराक, लीबिया और ये ईरान, सबको उसने अपना ब्लूप्रिंट बेचा है, नॉर्थ कोरिया सबको बेचा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद ये इराक, अमेरिका इराक में घुस गई, इजराइल ने ओसिराक रिएक्टर को ख़त्म कर दिया। कहीं पे भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा तो फिर इजराइल एक्ट करेगा, और यही पाकिस्तान के लिए भी सेम था। पाकिस्तान को भी इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर देता, लेकिन भारत ने मना कर दिया था। अब ईरान खाली बचा था, बाकी सब जगह लीबिया को खत्म किया, इराक को खत्म किया, सिर्फ ईरान बचा था। और यही था कि भाई देखो, ईरान पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2000 के बाद से नेगोशिएशन शुरू होते हैं, और तभी ही ये फतवा जो है वो जारी किया जाता है कि भैया, बीबीसी इंटरव्यू में बोला कि देखिए, ये हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करेंगे। ये ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, ये फतवा इन्होंने जारी कर दिया था। लेकिन उस समय फिर यहां पे एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि ना, ये एक डिप्लोमेसी है, फतवा तो खाली नाम के लिए है, ये तो बस नाम के लिए है, क्योंकि ये बताते हैं कि ये हराम है, ये फॉरबिडन है इस्लाम में। तो हम कभी भी इस तरीके के वेपन्स, इस तरीके के हथियार को नहीं बनाएंगे। और ये आपको 2010 के खामेनी के पैराग्राफ, ये वाले जो स्टेटमेंट है वो आपको मिलते हैं बाकायदा। बट ये बताया है कि इट ओनली फॉरबिड्स नॉट प्रोडक्शन और स्टोरेज, ये बोलता है। ये देखिए यहां पे ग्रे लाइन है कि हम यूज नहीं करेंगे, बस खत्म, लेकिन हम प्रोड्यूस करेंगे, हम स्टोर भी करेंगे। तो फतवा में ये चीज है कि फॉरबिडन तो है, बट प्रोडक्शन तो हम कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि एक रिलीजियस ऑर्डर नहीं है, बट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मतलब मैं आपको बताता हूं इसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, कि जब हमारे हिसाब से हवा चलेगी तब तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जब JCPOA, अरे यार पक अटक गया, ठीक है, मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूं। तो JCPOA, ये दूसरी स्लाइड थी एक्चुअली। तो जब JCPOA जो है वो चला, अब JCPOA में क्या था कि अमेरिका ने एक एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ, और जब ईरान के साथ अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था, तो अमेरिका ने ये कहा था कि सुनो, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। तब ईरान ये कहता था कि हम बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, और तब ये रेटोरिक बहुत चला कि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है, हम तो पीसफुल एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमला किया, ईरान बदल गया कि नहीं, कुछ उसने नहीं बोला न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर। तो ये होती है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कि जब तक हमारे फेवर में चीजें हार रही है तब तक तो हम बोलेंगे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप हमारे अगेंस्ट गए तो फिर हम अपने स्टेटमेंट को बदल देंगे। तो बेसिकली यही यहां पे बात की जा रही है, आप समझ रहे हो। और यही खौमेनी जो है, उन्होंने ये बातें बोली है। लेकिन दोस्तों, अब चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान इजराइल वॉर का क्लाइमैक्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, ये फतवा, जैसा कि हमने बताया कि उस समय हसन रूहानी जो थे वो थे, ठीक है, कि हम जो है ये सब काम नहीं करने वाले, और हम बेसिकली अमेरिका के हिसाब से चलेंगे। इनका कहना यही था, फतवा जो जारी किया था। बट उस समय अमेरिका जो है वो ईरान की मदद भी कर रहा था। IAEA, ये चीज़ें थोड़ी सी शांत हुई थी। 2000 से लेकर 2010 का जो पीरियड था ना, वो थोड़ा स्टेबल रहा था। पूरी दुनिया में आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, ठीक है। लेकिन 2015 के बाद से चीज़ें बदल गई, ठीक है ना। 2015 के बाद से चीज़ें बदलने लगी। अब यहाँ पे 85 पब्लिक स्टेटमेंट आए, ठीक है। उसमें से 3 ही जो है वो हराम शब्द का यूज़ करते हैं, हरम जिसको कहते हैं। तो ये एक तरीके से रिलीजियस फतवा भी है और एक रैशनल फतवा भी है, और हमको न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत नहीं है, ना आज ना कल ना कभी भी। ये बात बोली गई। मेहदी खिलजी कहते हैं कि देखिए, फतवा जो है वो बदल सकता है। और अब क्योंकि इनको ये बताया जाएगा खौमेनी को कि सर आपने तो बोला था कि न्यूक्लियर वेपन कभी, बट वही है कि यूज़ की बात की थी हमने, स्टोरेज और प्रोडक्शन की बात नहीं की थी। और फतवा जो है वो कभी भी, अब देखिए टोबैको की बात करता है। जब टोबैको जो है ना 1800 से 1900 तक, ठीक है, हिस्टोरिकली ईरान में टोबैको, ओपियम बहुत प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी ज़मीन वैसी है, तो बहुत टोबैको यहाँ पे मिलता है। और एक समय पे टोबैको ही जो था इनका एकमात्र सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। वो ब्रिटिश ने आके छीन लिया इनसे, ठीक है, वो ब्रिटिश ने आके छीन लिया। तो उस समय 1890s में ही ये सब कुछ हुआ था। तो टोबैको बैन को रिवोक किया गया था, टोबैको बैन को रिवोक किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश आ गए थे, वेस्टर्न पावर्स आ गई थी, जब इनका पर्पस जो है वो पूरा हो गया था। तो एनालिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो फतवा है, दे फॉलोड द सेम पाथ, ठीक है ना। ये एक डिप्लोमेटिक वैल्व है, यानी कि जब हमको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम
फतवा जारी कर देंगे। अभी अगर मान लीजिए कि अमेरिका ईरान एक टेबल पे बैठ के डील कर लेते हैं, ठीक है, और दोनों अच्छे दोस्त हो जाते, तो कुछ हो सकता है एक फतवा ये जारी कर दिया जाए कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन को हाथ नहीं लगाएंगे। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए एक डिप्लोमेटिक तरीका है चीज़ों को करने का। अब प्रेसिडेंट ओबामा तक ने उसने बोला था, उस समय बोला था कि भैया हमारी तो ग्रेट रिस्पेक्ट है फतवा के लिए, एक्सट्रीमली वेलकमिंग। और अगर मान लीजिए कि ईरान जो है आज के समय डोनाल्ड ट्रंप या अगर आप ओबामा को भी बैठा देना तो वो यही बोलेंगे कि नहीं नहीं हम इसको नहीं मानते हैं। बट उस समय बोला था क्योंकि उस समय ईरान अमेरिका के हिसाब से चल रहा था। जावेद ज़रीफ का मेमोयर जो है उन्होंने बोला कि देखिए ये स्ट्रैटेजिक टूल था ताकि वेस्टर्न फियर्स को हटाया जा सके, थोड़ा सा उनके साथ एक ईज में। अब ये देखिए JCPOA में कई बार समझा भी चुका हूँ, आप आराम से पॉज करके इसको देख लीजिएगा। 2015 से लेकर 2020 तक अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने बोला कि भैया दूर रहेंगे हम इससे, ठीक है ना। अब 2018 के बाद जो है वही बताया कि चीज़ें एकदम बदल गई, कासिम सुलेमानी को मारा और कहीं पे भी हमला कर दिया। इजराइल बहुत खुश हो गया कि अच्छा है अमेरिका जो है इसे पीछे हट गया, ठीक है। तो वही चीज़ें, और अब इस समय जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 2024-25 में तो दोस्तों पूरे ही यहाँ पे जो मेबोदी हैं क्लरिक धर्मगुरु, उन्होंने तो बोला कि देखिए समझिए कि मुस्लिमों के पास वेपन्स आने चाहिए, अगर कोई उनको थ्रेटन करेगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमको नॉर्थ कोरिया की तरह एक बॉम्ब बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियर चीफ ये बोलते हैं कि समझिए इजराइल के हमले के बाद हमने एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट की, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। जैसे भारत को भी अब फर्स्ट यूज़ पे जाना हटाइए, इसको बंद करिए, फर्स्ट यूज पे जाइए आप, ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ड्रेन हो सके, उसके न्यूक्लियर वेपन हमेशा रेडीनेस स्टेट पे रहे जिससे उसका पैसा जाए। बहुत हो गया, हमने भी बहुत झेल लिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर ईरान ये कर रहा है तो इजराइल हमला किया है, और अगर ईरान अपनी डॉक्ट्रिन शिफ्ट नहीं करेगा तो ईरान खत्म हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। लेकिन ये जो बातें बोली जाती है ना फतवा और ये सब, मतलब पत्थर की लकीर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पॉलिटिक्स बदलती है, लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें की जाती हैं, बस। लोग बेचारे बहुत भोले होते हैं, इसमें फंस जाते हैं। लेकिन जब तुम मारो तो ठीक है और हम मारो तो फिर कत्ल हो गया, ये है, ऐसे चल रहा है सब कुछ। तो यही चीज़ है। बाकी अभी IAEA ने ये रिपोर्ट भी किया है कि 60% तक इन्होंने इनरिच कर लिया कि बॉम्ब बनाने के लिए बढ़िया है। अब IAEA ये कह रहा है कि हमने ये तो नहीं बोला कि इनके पास बॉम्ब है, बट दोस्तों अगर ये स्टेटमेंट आया है तो बॉम्ब है क्या, बना लेगा ईरान, वो भी अब तो बना ही लेगा। इजराइल कह रहा है कि 1-2 महीने में ये 15 बॉम्ब बना लेंगे। इजराइल ने अभी तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब उसने अपने बॉम्ब को आज तक वो नहीं बताया, हालांकि उसके पास 60 से 70 बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब बताए जाते हैं, लेकिन उसने आज तक कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि हमारे पास इतने बॉम्ब हैं। आप समझ रहे हो। तो ये सब कुछ है। बाकी जैसा कि हमने बताया कि नेचुरल यूरेनियम में U-238 में 0.7% U-235 होता है, 5% U-235 यानी कि लोअर एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है ना, यानी कि पूरा प्योर नहीं है ये, तो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए ठीक है। हाई एनरिच्ड 20%, अब आप रिसर्च रिएक्टर बना सकते हैं बढ़िया मस्त। 90% या 60% से ऊपर तो कमाल ही हो जाएगा, फिर तो आप कुछ भी बना लो, बॉम्ब बना लो, न्यूक्लियर रिएक्टर बना लो, काम हो जाएगा। तो ये है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप कोर्स को हमारे अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिल से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।